हेलो स्टूडेंट, आज हम नागरिक शास्त्र कक्षा 8 के पाठ 20 भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध ये वाला चैप्टर क्लियर करेंगे। आज इस वीडियो में मैं भारत की विदेश नीति के बारे में बता दूंगी, उसके नीति निर्धारक तत्व बता दूंगी और विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत बता दूंगी। लेकिन पड़ोसी देशों से संबंध के लिए मैं अगली वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं इसमें केवल भारत की विदेश नीति ही ले रही हूँ। तो चलिए हम इसमें विदेश नीति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की जो विदेश नीति है या किसी भी देश की विदेश नीति है, वह दूसरे देशों से संबंध पर आधारित होती है। जैसे हमारे घर के आसपास भी जो पड़ोसी रहते हैं, हम उनसे संबंध बनाकर रखते हैं कि वो समय आने पर हमारी मदद करेंगे और हम उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही देशों के बीच भी होता है। अब जो दूसरे देशों के बीच में जो संबंध बनाए जाते हैं या दूसरे देशों से हम अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे, जैसे मान लो पाकिस्तान है, चीन है, जापान है या कोई सा भी देश है भारत को छोड़ के, तो जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय शब्द लगाएंगे। तो जो भारत की विदेश नीति है वो सभी देशों से जुड़ी हुई है। और आजकल तो वैसे भी जुड़ना आसान हो गया हो, भले ही हमारे देश की, विश्व की भौगोलिक स्थिति दूर हो। भौगोलिक दूरी मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई सा देश है, जैसे अमेरिका है, वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हम उनसे जुड़े हुए हैं टेलीफोन के माध्यम से, टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन, इंटरनेट, इन सब के माध्यम से हम जुड़े हैं। वहाँ की खबरें भी हमारे पास आ जाती हैं। तो ये सभी जो साधन हैं ये हमें आपस में मिला कर रखते हैं, इनसे हमें एक दूसरे की खबर मिलती रहती है। इसीलिए सभी देश राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विकास और मदद दोनों ही देते रहते हैं। अब यहाँ मैंने अंतर्राष्ट्रीय शब्द का मतलब तो बता ही दिया आपको। अब भारत की विदेश नीति क्या है? तो भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा मैत्रीपूर्ण है। मैत्रीपूर्ण कहेंगे मतलब जो सभी देशों को मदद करना चाहती है, गौरवपूर्ण भी है। और ये जो हमारे भारत की नीति है, ये जो मदद वाली नीति है, ये हमेशा से ही रही है, प्राचीन काल से भी, मध्य युग में भी। और इसमें ब्रिटिश की जो नीतियाँ हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। देखिए, पहले हमारे भारत की नीतियाँ अलग थीं, लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद संविधान बना, उसमें कई प्रकार की नीतियाँ आई, नीति निर्देशक तत्व आए, तो ये सभी हमारे देश की नीतियों को बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत की जो विदेश नीति तैयार की गई है उसमें कई प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। जैसे प्राचीन युग से जो चली आ रही थी हमारे भारत की नीतियाँ, वो भी शामिल हैं। इसमें ब्रिटिश की भी नीति शामिल है। और जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन हुए थे और जो भी हमारे बाहर के मतलब वैदेशिक मामले हैं, वो भी भारत के इसमें शामिल हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके भी जो मामले हैं या उसमें भी जो विदेश नीति बनाई है, वो सब इसमें आती है। और इसमें गांधीवादी जो है, गांधी जी का भी उस समय दौर चल रहा था, तो जो गांधीवादी दर्शन है वो भी इसमें आता है और ये सब प्रमुख है। अब भारत की जो विदेश नीति है उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य है भारत को विश्व की प्रभावशाली शक्ति बनाना। और हमारे जो भारत है उसके औद्योगिक विकास के लिए और दूसरे देशों के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता देना। आर्थिक सहायता मतलब धन संबंधी, पैसे संबंधी मदद देना और लेना दोनों ही। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों ही जो शक्तिशाली देश रहते हैं या राज्य रहते हैं, वो निर्बल वाले राज्य पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं और उन्हें उनके जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हैं और जो सामाजिक या व्यक्तिगत संसाधन हैं, उन पर भी वो कब्जा करने की धारणा रखते हैं। तो इन सब का विरोध भी हमारा भारत करता है, भारत की विदेश नीति करती है। एशिया और अफ्रीका के देशों के स्वतंत्रता आंदोलन का भी समर्थन हमारा भारत करता है। राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, ये भी भारत की विदेश नीति है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, वैदेशिक व्यापार के विकास के लिए कई दिशाओं में निर्माण करना और कई दिशाओं में कार्य करना। और जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी मतलब जो भारत के हैं लेकिन वो जाकर दूसरे देशों में रहने लगे, उन्हें हम प्रवासी कहेंगे। और वहाँ पर जो भारत के लोग रह रहे हैं उन्हें भारतीय मूल के लोग कहा जाएगा। तो उनके हितों की रक्षा भी करना। पारस्परिक, आर्थिक और जनहित सभी रक्षार्थ एशियाई अफ्रीका देशों को संगठित करना और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन और सहयोग करना। अब जो भारत की विदेश नीति है उसमें कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं? निर्धारक तत्व मतलब जो उसको मदद करते हैं विदेश नीति, अच्छी विदेश नीति बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है भौगोलिक तत्व। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत का जो आकार है और एशिया में जो उसकी विशेष स्थिति है, कहाँ है उसकी स्थिति, तो आपने देखा होगा कि समुद्र के पास भी है, उसमें पर्वतीय सीमाएं भी हैं। तो इन सब से जो भारत की व्यापार और सुरक्षा दोनों इन्हीं क्षेत्रों पर निर्भर है। मतलब भारत को विदेश नीति बनाने के लिए
भारत के जो समुद्री जो क्षेत्र लगे हुए हैं, समुद्र तट से जो राज्य लगे हुए हैं और जो पर्वतीय क्षेत्रों से जो दूसरे देश लगे हुए हैं, उनसे अपनी सुरक्षा भी करना है और उनसे अच्छे संबंध बनाकर भी रखना है। सेकंड है गुट निरपेक्षता। तो जो हमारा विश्व है वो दो गुटों में बटा हुआ है, पूंजीवाद और साम्यवाद, और इन्हीं के मनमुटाव के कारण शीत युद्ध होता रहता है। लेकिन भारत ने इन दोनों गुटों से अलग होकर एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसे हम गुट निरपेक्ष राज्य कहते हैं। गुट निरपेक्ष मतलब इन दोनों ही गुटों में ना होना, और अपनी एक अलग ही विदेश नीति उन्होंने बनाई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करती है। अब है ऐतिहासिक परंपरा। तो भारत की जो विदेश नीति है वो सदा ही और हमेशा प्राचीन काल से भी आप देख लीजिए हमेशा ही शांति प्रिय रही है, किसी से लड़ाई झगड़ा फालतू नहीं करता है। अब तक भारत ने किसी भी देश पर अपना अधिकार नहीं जमाया, अपना प्रभुत्व नहीं जमाया। प्रभुत्व मतलब होता है जैसे ब्रिटिश ने आके यहाँ शासन किया, ऐसा भारत ने किसी भी देश पर शासन नहीं किया है, और ये परंपरा भारत की प्राचीन है या पहले से चली आ रही है। अब है राष्ट्रीय हित। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने संविधान सभा में भी कहा था कि किसी भी देश की जो विदेश नीति है वो उसके खुद के राष्ट्रीय हित की भी सुरक्षा करनी चाहिए और दूसरों के जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। अब जो हमारे भारत की विदेश नीति है उसका सिद्धांत क्या है? ये तो थे निर्धारक तत्व, हमने 4 निर्धारक तत्व पढ़े, भौगोलिक तत्व, गुट निरपेक्षता, ऐतिहासिक परंपराएं और राष्ट्रीय हित। अब हम पढ़ रहे हैं भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत भी इनसे मिलते जुलते होंगे। इसमें पहला है गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता बता ही दिया कि किसी भी जो विश्व है, विश्व के 2 गुट हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद, इनसे शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने इन गुटों से अलग रहना स्वीकार किया है, जिसमें कि मैत्रीपूर्ण अपनी अलग से ही विदेश नीति बनाई है। दूसरा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। तो ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि जो भारत है वो जियो और जीने दो में विश्वास करता है, वो किसी पर भी दबाव बनाना नहीं चाहता। अब जो उपनिवेशवाद हैं उनके विरुद्ध भारत आवाज़ भी उठा रहा है, और कुछ देश जो हैं वो त्रस्त हैं इससे, जैसे इंडोनेशिया, लीबिया, नामीबिया, ये साम्राज्यवाद से त्रस्त देश हैं। तीसरा है नस्लवादी भेदभाव का विरोध। नस्लवादी भेदभाव, देखिए नस्ल जो रहती है, नस्ल मतलब रहती है कि हम किस प्रजाति से हैं, या किस, जैसे कोई गोरा है तो वो गोरे की नस्ल हो गई, जो सांवले हैं, काले हैं, वो काले लोगों की नस्ल हो गई। तो भारत नस्लों की समानता में विश्वास रखता है, मतलब गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं है भारत में। और ये अपनी स्वतंत्रता से पहले भी जब दक्षिण अफ्रीका में बात आई थी पार्थक्य नीति के विरोध में, तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पर भी भारत ने प्रश्न खड़ा किया था, और जो जर्मनी है वहाँ पर भी जो नाजीवाद चलता है उसका विरोध भी भारत ने किया। ऐसे ही कई प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय समूह होते हैं उसमें जो नस्लवाद है उसका विरोध भारत हमेशा ही करता आया है, क्योंकि भारत हमेशा समानता पर ही जोर देता है। चौथा है पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर बने थे, जो कि 29 मई 1954 को भारत और चीन के बीच में जो संधि हुई थी तब बने थे। पंचशील जो शब्द है वो संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पंच और एक शील। पंच का अर्थ तो आप जानते ही हैं 5, और शील का मतलब होता है शांत या कोई नियम, है ना। तो इसमें कौन से 5 नियम बनाए थे शांति के लिए? पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। मतलब जो हमारे एक दूसरे के देशों की जो बॉर्डर लगी हुई हैं और वहाँ पर जो गांव हैं या शहर हैं उनमें संप्रभुता और अखंडता, मतलब उनमें भेदभाव ना करना और वहाँ की जनता को परेशान नहीं करना। दूसरा है अनाक्रमण, मतलब जो आक्रमण कर देते हैं बिना किसी बात के, जैसे अभी चीन भी कर रहा था, पाकिस्तान भी करता रहता है, तो ये सब आक्रमण नहीं करना। दूसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, मतलब जो भारत के मामले चल रहे हैं, जो भी यहाँ पर चल रहा है उसके मामले में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ, मतलब जो भी चीज़ें हैं समानता की भावना रखना, या लाभ हो तो दोनों को लाभ हो, व्यापार हो तो दोनों का आपसी सहयोग बना रहे। पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब आप भी शांति से रहें और हमें भी शांति से रहने दें। पांचवा सिद्धांत है विश्व शांति के लिए समर्थन। तो हमारे विश्व में कई ऐसे संघ बने हैं जो कि शांति के लिए कार्य करते हैं, जैसे ILO, यूनिसेफ, FAO और यूनेस्को। तो इन सभी का जो सक्रिय सदस्य है वो भारत रहा है, और भारत ने हमेशा ही सामाजिक हो या आर्थिक हो सभी देशों के कल्याण के लिए जो पालन आदेश आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से, उनका पालन भी हमेशा ही भारत करता आया है। छठवां सिद्धांत है निशस्त्रीकरण का समर्थन। तो भारत भी शस्त्रों की होड़ में शामिल नहीं है और भारत इसका
समर्थन करता है कि हमें उतने ही शस्त्र होने चाहिए जो उपयोगी हों। वैसे भी जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाना चाहिए, और जो बने हुए शस्त्र हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये शांति में बाधा पैदा करते हैं और अनावश्यक की लड़ाई इनमें होती रहती है। सातवां है परमाणु नीति। तो इसके विरोध में भी भारत प्रयास करता रहता है। भारत अंतरिक्ष में परमाणुकरण का समर्थन कभी नहीं करता। आठवां सिद्धांत है सार्क देशों से सहयोग। सार्क देशों में कौन कौन आएंगे? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव। दक्षिण एशियाई राज्य हैं, उनसे भाईचारे और अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया है। और इस प्रकार हमारे जो पूरे सिद्धांत हैं उसमें भारत के जो सिद्धांत हैं वो यही हैं कि किसी भी विदेश से या किसी भी राष्ट्र से उसकी अच्छी और मैत्रीपूर्ण नीति बनी रहे। अब यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रही है। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, उसमें पड़ोसी देश के भारत से जो संबंध हैं, जैसे भारत चीन के, भारत नेपाल के, भारत पाकिस्तान के, भारत और भूटान के, तो ये सब मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। तो अब यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।